तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो अपने दोस्त को फेंगजुओ पीक में लेकर आता है, जहां पर मास्टर पहले तो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था, मगर फिर बाद में लियो के कहने पर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि जब मैंने अपनी कल्टीवेशन शुरू की थी तो मैं भी इसकी ही तरह बहुत वीक था। मास्टर के एक्सेप्ट कर लेने के बाद फिर जेन वानचेंग वो लियो को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं तो खुद दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया था, मुझे तो अपने बारे में कुछ मालूम ही नहीं था कि मैं क्या बन चुका हूँ, मगर तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर लियो से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे क्लासमेट हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर पूरा फोकस करना है और बस सिर्फ एक बंदे को अवॉइड करना है, उससे कभी भी पंगा मत लेना। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो शख्स कौन है, तो लियो कहता है कि उसका नाम है हुआ युनफी। इतना कहने के बाद फिर वहां पर हमें ली शाओमैन को भी दिखाया जाता है, वो भी लियो से मिलने के लिए वहां पर आती है। उसे देखकर जेन वानचेंग उससे कहता है कि अरे ये तो ली शाओमैन है, ये तो बिल्कुल पहले की जैसी है, लगता है कि ये भी टाइशवान सेक्ट में प्रैक्टिस कर रही है। मगर फिर लियो से कहता है कि माफ करना, जेन वानचेंग की तरफ से मैं तुम्हें यहाँ पे ग्रीट करता हूँ। मगर वहां पर वानचेंग कहता है कि ली शाओमैन तुम बिल्कुल पहले के जैसी हो, हमें एक दूसरे से बिछड़े हुए काफी साल हो चुके हैं, मैं तो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ मगर तुम तो बिल्कुल यंग लग रही हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि जब से मैंने टाइशवान सेक्ट को ज्वाइन किया है उसके बाद से सीनियर हुआ युनफी वो मेरी बहुत ज्यादा देखभाल करते हैं। और वो लियो से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी लाइफ वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो चुकी है, ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे अंदर सच में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, वरना जैसी तुम्हारी कल्टीवेशन थी इस हिसाब से तो मुझे लगा था कि शायद तुम हमेशा एक आम ह्यूमन की तरह ही जिंदगी गुजारोगे। और हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो क्योंकि ब्रदर हुआ वो इस वक्त शिनफेंग में है। उन्होंने असल में वहां पर डोंगहुआंग और जोंगजुओ कॉन्टिनेंट कुछ मास्टर्स को इनवाइट किया है, अगर तुम भी वहां पर जाना चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो। ये सुनकर लियो मान जाता है और कहता है कि मैंने ब्रदर हुआ को काफी लंबे टाइम से नहीं देखा, ये अच्छा मौका है, मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगा। तो फिर जेन वानचेंग कहता है कि मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तुम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो और वहां पे खूब सारी बातें भी करोगे, तो मेरे ख्याल से मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम लोगों का मजाक खराब कर दूंगा। ये कहने के बाद फिर ली शाओमैन कहती है कि ठीक है तो फिर लियो तुम मेरे साथ चलो। ये कहने के बाद वो वहां से चले जाती है और लियो वानचेंग से कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो और जो बात मैंने तुम्हें बताई है वो जरूर याद रखना। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शिनफेंग टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ब्रदर हुआ युनफी बैठा हुआ होता है। वो वहां पर अपने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और वहां पर अचानक से ली शाओमैन आती है और वो आकर ब्रदर हुआ युनफी को कहती है कि लियो शाओ भी यहाँ पर मौजूद है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और जब वहां पर लियो आता है तो वो आते साथ ही युनफी की तारीफ करते हुए कहता है कि जब मैं इन साउंड्स को सुनता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, मैं नेचर के ज्यादा से ज्यादा क्लोज हो जाता हूं। मुझे आज मानना ही पड़ेगा कि ब्रदर हुआ युनफी तुम्हारे स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। मगर युनफी खड़ा होकर कहता है कि लियो तुम मुझसे 2 साल के बाद मिल रहे हो और जरा देखो तुम पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हो, भले ही तुम हमारे होली टाइशवान सेक्ट को छोड़ चुके हो मगर उसके बावजूद भी हमारे सेक्ट के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, तुम जब भी चाहो इस सेक्ट में वापस आ सकते हो। मगर लियो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, मगर इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है, मैं वैसे भी एक डिसेबल बंदा बन चुका हूँ, मगर आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल फिट हैं और मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं। मगर दूसरी तरफ हुआ युनफी कहता है कि चलो छोड़ो भी, तुम बिला वजह में ही मेरी तारीफ कर रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम सच में एक लकी इंसान हो और तुम्हारा एक दिन अच्छा जरूर आएगा और वो दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम अपनी इस बुरी किस्मत को अपनी अच्छी किस्मत के साथ बदल दोगे और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम इस डिजास्टर से भी निकल जाओगे। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हुआ डायनेस्टी की एक लड़की आती है जो कि असल में एक एल्केमिस्ट होती है और फिर वहाँ पर सेठ याओची भी पहुंच जाती है और आते साथ ही लियो से कहती है कि ब्रदर तुम्हारी इंजरीज अब कैसी हैं? क्या तुम कुछ रिकवर कर पाए हो या नहीं?
तो लियो कहता है कि मुझे हेवन ने हर्ट किया है तो मेरा इतना जल्दी ठीक होना पॉसिबल नहीं है, मगर आपने मेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे एंशिएंट लीव्स भेजी थी तो उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सुनने के बाद फिर सेंट वहाँ से जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है, जिसके बाद फिर वहाँ पर याओशी भी आ जाती है। याओशी को देखकर लियो उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो उसे इग्नोर करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिस पर लियो को याद आता है कि उसने कुछ गलत हरकत की थी जिसकी वजह से याओशी अभी भी उस पर गुस्सा है। मगर फिर वहाँ पर एंट्री होती है वांग शाओ की। वो भी काफी ज्यादा भड़का हुआ लग रहा होता है और वो आते साथ ही लियो से कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो लियो कहता है कि क्या हुआ ब्रदर, क्या तुम्हारी स्किन में फिर से खुजली हो रही है? तो वांग चाओ कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुमने मेरे और जी फैमिली के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। तुम्हारी वजह से जी फैमिली मेरी दुश्मन बन गई है। मगर यूनफी कहता है कि तुम लोग इस वक्त मेरे सेक्ट में हो तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। तुम लोग अगर लड़ना भी चाहो तो कभी बाद में लड़ लेना, फिलहाल के लिए अपनी दुश्मनी को खत्म करो। मगर वांग चाओ कहता है कि जी फैमिली को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन लोगों को लगता है कि मैंने ही उन लोगों के वॉरियर्स को मारा है। मगर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरे रूप में इस लड़के ने ही कोई हरकत की है। मैं यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से पहुंचा हूँ। अगर जी फैमिली के डिसाइपल्स ने मुझे देख लिया होता तो यकीनन वो मुझे मारने की कोशिश करते। पता नहीं आखिर मैं जी फैमिली को अब कैसे समझाऊंगा कि मैंने उनके किसी भी डिसाइपल को नहीं मारा है। मगर फिर वो लियो से कहता है कि तुमसे तो मैं अपना बाद में हिसाब किताब चुकता कर लूंगा, मगर फिलहाल ब्रदर हुआ यूनफी की खातिर मैं तुम्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। तो फिर यूनफी कहता है कि लियो तुम भी बैठ जाओ। ये सुनकर फिर लियो भी वहां पर जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो यूनफी कहता है कि याओ ग्वान फैमिली का होली सन कहाँ है और बाकी काफी लोग भी अभी तक नहीं आए। तो फिर वहां पर फिर याओशी कहती है कि ये सब कुछ असल में उस रुथलेस इमोर्टल पैलेस की वजह से हो रहा है। अचानक से उसकी न्यूज सब लोगों को पता चलना शुरू हो गई है। हर कोई उस हेवन डिवोरिंग डीमन क्राउन वेपन को हासिल करना चाहता है। पता नहीं किसने ये न्यूज फैलाई है कि वो वेपन युआनडान माउंटेन में अपीयर होने वाला है। इस न्यूज के फैलने के बाद से फिर जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स और मास्टर्स थे वो सारे के सारे युआनडान माउंटेन्स की तरफ चले गए हैं। ये बात सुनकर वो सेंट याओशी कहती है कि वहाँ पे तो रुथलेस पैलेस है। मगर फिर याओशी कहती है कि सुनने में आया है कि वो रुथलेस गेट भी ओपन होने वाला है और उस रुथलेस गेट को ओपन करने के लिए वहां पर मल्टीपल फिजिकल बॉडी का ब्लड चाहिए होता है, जैसे कि कोई हेवनली डीमन बॉडी या फिर कोई एंशिएंट होली बॉडी और कोई डिवाइन बॉडी। अगर तीनों ही बॉडीज अपने अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करती हैं तो उन तीनों के ब्लड के साथ वो रुथलेस गेट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सारे मास्टर्स जब अपना ब्लड सेक्रीफाइस करते हुए उस गेट को ओपन करते हैं तो वहां पर उन लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जिसके साथ ही वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो सारे के सारे लोग डर जाते हैं और मास्टर हुंडियान कहता है कि ये तो एक ब्लैक होल है जो कि हर एक चीज को निगल लेता है। वो लोग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, मगर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ऊपर से वो एनर्जी इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो उन लोगों को ही हर्ट कर देती है। ये देखने के बाद फिर मास्टर हुंडियान कहता है कि हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी जायंट फ्लावर मैजिक टेक्निक को यूज करते ही उसके साथ वहां पर एक पोर्टल क्रिएट कर देता है और सब लोग फौरन से उस पोर्टल के अंदर से ही निकलकर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और यहाँ पर याओशी कहती है कि उस रुथलेस गेट में कुछ भी नहीं था, वो एक ट्रैप था। ऊपर से वहां पर जिस वेपन की बात की जा रही थी वो पहले ही कोई ले चुका है। तो फिर हुआ यूनफी कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये मैटर इतना सिंपल नहीं है। किसी न किसी ने उस रुथलेस इमोर्टल पैलेस को मास्टर कर लिया है और वो जब चाहे उस पैलेस में आ सकता है और जा सकता है। और डीमन स्वेलो मैजिक भी उसी ने ही वहां से लिए होंगे। तो फिर वहां पे मौजूद हुआ डायनेस्टी की वो लेडी कहती है कि उसी ने ही ये ट्रैप लगाया होगा ताकि यहाँ पर कोई और बंदा ना आ सके। अगर वो लोग वहां पर ज्यादा देर रुकते तो शायद वहां पे मौजूद जितनी भी एंशिएंट स्पेशल फिजिकल बॉडीज थी वो सारी की सारी एक साथ ही फंस जाती। मगर फिर वहां पर यूनफी कहता है उन लोगों ने वहां पर जो ब्लैक होल देखा था क्या वो उस डीमन पैलेस के अंदर मौजूद था। ये बात सुनकर लियो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है कि डिवोरिंग डीमन पैलेस, अच्छा तो ये कुछ खास लग रहा है। मगर फिर याओशी कहती है कि हेवन डिवोरिंग डीमन आर्ट ये एक
टॉप लेवल का एविल आर्ट है जो कि रुथलेस इम्प्रेस ने खुद से क्रिएट किया था। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए किसी एक स्पेशल बॉडी को बाकी की स्पेशल बॉडीज को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करना होगा ताकि वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके कि वो स्किल्स को बर्दाश्त कर सके। उस ब्लैक होल में जाने का सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि सारी की सारी स्पेशल बॉडीज को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करके खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि वो ब्लैक होल उस बॉडी को डिस्ट्रॉय ना कर सके। क्योंकि अगर जितनी भी डिवाइन बॉडीज हैं वो अलग अलग होकर अगर उस ब्लैक होल में जाती तो वो सारी की सारी मारी जाती। जिस पर हुआ युनफी कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है कि रूथलेस एम्परर की इनहेरिटेंस एक ग्लास ऑफ वाइन की तरह है। वो लियो से कहता है कि ब्रदर तुम्हें भी जरा संभल कर रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पेशल बॉडी है। तो लियो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पर मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इतना कहते ही वो अचानक से खांसना शुरू कर देता है तो उसके मुंह से फिर से कुछ गोल्डन कलर की चीज निकलती है जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये वाकई में बुरी तरह से इंजर्ड है। युनफी फौरन से ली शाओमेन से कहता है कि मेरी होली मेडिसिन लेकर आओ और ब्रदर लियो शाओ को दो, मगर लियो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी इंजरीज के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता हूँ। आप मेरी इंजरीज को ठीक करने के लिए बिला वजह अपनी मेडिसिन को वेस्ट मत कीजिए क्योंकि इनसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मैं अपनी लाइफ को लॉन्ग करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे मैं इस कर्ज को भी खत्म कर दूंगा। मगर ये सारी बातें छोड़, वैसे भी लेगेसी की किसे परवाह है। हम लोग यहाँ पर एक पार्टी में आए हुए हैं तो फिर आज हम लोग पेट भरकर वाइन पियेंगे और सब लोग मेरे साथ मिलकर गाना भी गाओगे। और ब्रदर युनफी क्यों ना तुम आज हमारे साथ गाने में पियानो भी बजाओ, इसमें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो युनफी कहता है कि लियो सच में मान गया भाई, तुम तो काफी ब्रॉड माइंडेड हो। आज तो मुझे तुम्हारी तारीफ करनी ही होगी। चलो मैं तुम्हारे लिए आज एक ऐसा गाना प्ले करता हूँ कि जिसे सुनकर तुम भी खुश हो जाओगे क्योंकि मुझे बहुत कम ऐसे दोस्त मिलते हैं कि जो मेरे साथ इस तरह मेरी पसंद का टाइम स्पेंड करते हैं। और लियो फिर से एक कप ऑफ वाइन उठा लेता है और कहता है कि जो आज मुझे अकेला छोड़कर जाएगा उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक ये वाइन खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम लोगों ने मेरे साथ वाइन पीनी है। आज अपनी सारी के सारी टेंशन को भुला दो और सब लोग मेरे साथ मिलकर एंजॉय करो। लियो वहां पे सब लोगों को इग्नोर करता है कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त है। वो सब लोगों के साथ अपने रिलेशंस ठीक कर देता है और सब लोग एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं और उसके बाद काफी देर तक वो लोग वहां पर पार्टी में एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियो वहां पर जेन वांगचेंग से कह रहा होता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है और अपनी प्रैक्टिस करती रहनी है। ये कहने के बाद वो एक जगह जाकर बैठ जाता है जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, मगर अचानक से कोई उस पर हमला करता है। तो लियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। उसके ऊपर बड़े बड़े स्पीयर्स गिर रहे होते हैं मगर लियो उन्हें डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और जैसे ही हवा में ऊपर जाता है तो वहां पर एक जायंट टावर उससे आकर टकराने वाला होता है मगर लियो उसे भी डॉज करता है। इतने में उस टावर के ऊपर हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ से लियो को दिखाई देता है कि वहां पर वो शख्स अकेला नहीं है बल्कि वहां पर उसके साथ दो और लोग भी मौजूद हैं। उनमें से एक लड़की लियो से कहती है कि तुम वैसे भी मरने वाले हो, इससे बेहतर यही है कि अपनी ये एंशिएंट होली बॉडी हमारे हवाले कर दो, हम लोग इस बॉडी को एक न्यू लाइफ दे सकते हैं। मगर लियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए जरूर आओगे। पता नहीं तुम लोगों को भेजा किसने है। वो जो कोई भी है यकीन जानो कि उसे मेरे कुछ ज्यादा ही परवाह है। इतना कहने के साथ ही वो लोग जैसे ही लियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो लियो भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि लियो अपने जायंट हैंड के साथ उस स्पीयर को पकड़ लेता है और उस वॉरियर को जाकर बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिसके बाद वो उसे दोबारा से अपनी एनर्जी के साथ पकड़ता है और उसे वहां से दूर उछाल फेंकता है। जिसके बाद वो वॉरियर अपने दूसरे वॉरियर से टकराता है तो वो दोनों ही वहां से नीचे जा गिरते हैं। इतने में फिर लियो अपने सिल्वर ब्रेसलेट को भी बाहर निकाल लेता है जिसके साथ वो उन वॉरियर्स को बहुत ही इजीली हैंडल कर पाता है। वो लोग सिल्वर ब्रेसलेट के आगे जरा भी नहीं टिक पाते। मगर जहां तक बात उस टावर की होती है तो वो सीधा जाकर लियो पर हमला करता है। उसकी नोक बहुत ज्यादा तेज होती है मगर उसके बावजूद भी लियो उसे होल्ड कर लेता है और अपनी एनर्जी के साथ उसे वापस से पीछे पुश करने के लिए उस पर अपना पूरा जोर लगाते हुए उसे एक पोर्टल के अंदर धकेल देता है। और उसे पता चल जाता है कि ये तीनों के तीनों वॉरियर्स असल में इस सेक्ट के ही वॉरियर्स हैं, मगर इन लोगों के पास अपनी रियल बॉडीज नहीं है। इनकी रियल बॉडीज कहीं और मौजूद है मगर ये अपनी बॉडीज को कहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। ये कहते हुए वो उन लोगों को अपने आप से दूर भी हटा रहा होता है और वो वॉरियर्स
दोबारा से पलटकर लियो की तरफ हमला करने के लिए आते हैं, मगर तीनों के तीनों वॉरियर्स लियो के आगे बिल्कुल चाय कम पानी थे। ऊपर से लियो उस टावर को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो उस वॉरियर को वापस पीछे धकेलते हुए अपनी अर्थ स्काई पैटर्न सोर्ड को निकालता है और उसके साथ उस टावर पर ऐसा वार करता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। और दूसरी तरफ से वो दूसरे वॉरियर्स भी अपीयर होते हैं और वो आते साथ ही एक पावरफुल स्प्लैश अटैक करते हैं। तो लियो भी एक स्प्लैश अटैक करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि ये लोग बिल्कुल सेम तरह की ट्रिक यूज कर रहे हैं। इससे लग रहा है कि जैसे ये अटैक मैंने पहले भी कहीं देखे हैं। इतना कहने के बाद अचानक से उसके ऊपर एक बड़ा सा जार गिरने लगता है। तो लियो कहता है कि ये तो एक हेवन डिवोरिंग डीमन जार है। लियो जैसे ही उसके अंदर जाता है तो उसे अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और बाहर खड़े हुए वो लोग उससे कहते हैं कि तुम सच में बहुत ही खुश नसीब हो जो कि हेवन डिवोरिंग डीमन जार देख रहे हो, क्योंकि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीट हेवन डिवोरिंग डीमन जार को देखा है। तुम इसके अंदर बहुत ही आसानी से मर जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास एक एंशिएंट होली बॉडी है। तुम्हारी अपनी एंशिएंट होली बॉडी ही तुम्हारी मौत की जिम्मेदार होगी। वो लोग लियो को उस डीमन जार के अंदर जैसे ही बंद करते हैं तो लियो फिर से उसके अंदर से निकलने की कोशिश करता है। तो उसकी येलो एनर्जी उस जार के चारों तरफ बाहर निकलना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते लियो अपनी क्योस बॉडी को समन करता है, जिसके साथ वो उस जार को तोड़कर वहां से बाहर निकल आता है और उन लोगों से कहता है कि भले ही ये जार काफी ज्यादा ताकतवर है, मगर लगता है कि तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। मैं हर जगह अपनी कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ ही घूमता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी उस जायंट बॉडी के साथ उन लोगों के सामने आता है। तो वो लोग ये देखते हैं कि ये तो एम्परर युनटियान की बॉडी है। उसे मारने के लिए फिर वो लोग एक साथ आकर अपनी पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर अपने वेपन्स थ्रो कर देते हैं। तो लियो कहता है तुम लोगों को अब भी लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो? अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी जबान में समझाऊंगा। ये कहने के साथ वो एक ही पावरफुल एनर्जी अटैक करते ही उस वेपन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसके साथ वो वॉरियर्स भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होते हैं और वहां से काफी दूर जा गिरते हैं। और लियो उन लोगों से कहता है कि तुम तीनों को लगता है कि तुम लोग मेरी जान ले सकते हो, मगर यहाँ पे तुम लोग असल में अपनी जान देने के लिए आए हो। इतना कहने के बाद वो उस हेवन डिवोरिंग डीमन जार को हवा में ऊपर उछालते हुए अपने सिल्वर ब्रेसलेट को उसके चारों तरफ लेकर लॉक कर देता है और वो सिल्वर ब्रेसलेट फिर उसके चारों तरफ इतनी तेजी से घूमते हुए उस पर अटैक कर रहे होते हैं कि उस डीमन जार को आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही देर के अंदर उसके अंदर इतनी ज्यादा हीट आ जाती है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस वेपन के साथ साथ वो वॉरियर्स भी काफी बुरी तरह से हर्ट होते हैं और अपनी जान बचाकर जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो लियो देखता है कि वो लोग किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि शायद ये लोग वापस से अपने किसी ओनर के पास जा रहे हो। और इन लोगों ने जिस तरह की टेक्निक्स यूज की है ये मैंने एंशिएंट टैचू माइंड में भी देखी है। कहीं वाकई ऐसा तो नहीं है कि वो शख्स उस रुथलेस एम्परर पैलेस को अपने कंट्रोल में कर सकता है, मगर वो तो काफी ज्यादा इंजर्ड था, उसके बावजूद भी वो वहां पर उस पैलेस में जा कैसे सकता है। यहाँ पर लियो किस शख्स की बात कर रहा है इसके बारे में आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। और लियो कहता है कि फिलहाल इसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को मालूम नहीं है, मगर बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। मगर पहले मैं जरा इन लोगों को देखूं तो सही के ये लोग जाते किसके पास हैं। ये कहने के बाद वो अपना डिवाइन डाउ पैटर्न क्रिएट करते हुए पलक झपकते ही उन वॉरियर्स के पीछे जा पहुंचता है और कहता है कि चलो मैं भी देखूं तो सही कि आखिर वो शख्स है कौन जो कि मेरी एंशिएंट होली बॉडी के एसेंस को एब्जॉर्ब करना चाहता है। आज पता चल ही जाएगा कि वो शख्स है कौन जो कि इतने लंबे टाइम से छुपा हुआ है। जैसे ही वो वॉरियर्स दोबारा से उसी टेरिटरी की तरफ जाते हैं जहाँ पर ब्रदर हुआ युनफी रहता है, तो लियो भी वहाँ पर आकर लैंड करता है और कहता है कि अच्छा तो इन सब के पीछे तुम ही हो। मुझे लगा ही था कि ये लोग यहाँ पर किसी न किसी के तो ऑर्डर्स को मान रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्रदर हुआ युनफी वो भी वहाँ पर अपने उसी पियानो के साथ लियो की तरफ एक विल स्माइल करते हुए देखता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। 叶兄，我不欲杀你！你我生死对决，何必惺惺作态？你还真是难杀！那我便成全你。